नमस्कार प्यारे बच्चों, आज अपन देखेंगे नीट और एआईपीएमटी के पिछले सालों के जो क्वेश्चंस अपने से पूछे गए थे उनका अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अपना चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा सरल रेखा में गति। इसी चैप्टर का एक दूसरा नाम होता है एकविमीय गति और इसी को अपन बुलाते हैं शुद्ध गति की। तो ये हो गए इन चैप्टर्स के नेम और इनसे जो भी क्वेश्चंस पिछले सालों में पूछे गए थे उनको अपन एक एक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज अपना चैप्टर होगा सरल रेखा में गति। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि किसी कण का समय t के साथ जो विस्थापन है वो इस तरीके से दिया गया है। अपने को यहाँ पे बता रखा है कि ए, बी, अल्फा और बीटा धनात्मक नियतांक है। तब आप बता दीजिए कि कण का वेग क्या अल्फा बीटा से मुक्त होगा, क्या अल्फा बराबर बीटा होने से क्या शून्य हो जाएगा, क्या समय के साथ वेग घटेगा या समय के साथ वेग बढ़ेगा। ये तो अपने को वेग फाइंड करने से ही पता चलेगा। तो अपन कह सकते हैं कि x का मान अपने को दिया है तो वेग निकालना है। तो आप कह सकते हैं वेग तो होता है dx/dt, यानी जो x का फलन दिया है उसका एक बार अवकलन करो। तो अपन कह सकते हैं एक आपका नियतांक है बाहर रह गया और e का पावर माइनस अल्फा टी का अवकलन आप कह सकते हैं कि e का पावर माइनस अल्फा टी और इस t के गुणांक माइनस अल्फा से यहाँ पे गुणा होगा। ठीक है, इसी तरीके से b यहाँ पे नियतांक बाहर रह गया, e का पावर बीटा टी का अपन यहाँ पे कह सकते हैं e का पावर बीटा टी और t के गुणांक बीटा से यहाँ पे अपन गुणा कर देंगे। चलिए v को थोड़ा सा और ढंग से लिखिए। अपन कह सकते हैं इस वाली राशि माइनस वाली राशि को इधर ले जाते हैं और धनात्मक राशि को इधर लाते हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे बच गया b इंटू बीटा e का पावर बीटा टी और अपन यहाँ पे कह सकते हैं माइनस a अल्फ़ा e का पावर माइनस अल्फ़ा टी। अब अपने को देखना है यहाँ पे कि v को और कैसे लिख सकते हैं। तो b बीटा e का पावर बीटा टी और माइनस a अल्फ़ा और e का पावर अल्फ़ा टी को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख के बताइए क्या पहला ऑप्शन हो सकता है? मुक्त थोड़ी है। अपन कह सकते हैं जो वेग आया है वो बीटा और अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका सही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि अल्फ़ा बराबर बीटा रखने से क्या शून्य हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा तो सेम हो जाएंगे लेकिन ए बी को कौन सेम करेगा, तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। समय के साथ घटेगा या बढ़ेगा, तो इसको देखने के लिए अपन कह सकते हैं कि जब समय बढ़ेगा तो ये राशि आप कह सकते हैं बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं e का पावर बीटा टी धनात्मक है तो ये वाली राशि बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं ये तो बढ़ेगा, ये माइनस का साइन है। अपन कह सकते हैं समय बढ़ने के साथ ये वाली राशि बढ़ेगी, ये वाली राशि क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये क्या है कि भागफल में है, तो ये वाली भाग में जितनी क्वांटिटी बड़ी होती है उतना ही ओवरऑल जो क्वांटिटी होती है वो छोटी होती है। तो आप कह सकते हैं ये वाली तो छोटी है, तो अपन कह सकते हैं ये वाली क्वांटिटी घटेगी। तो अपन कह सकते हैं देखिए यहाँ पे बढ़ गया और जो माइनस हो रहा था वो घट गया, तो अपन कह सकते हैं ओवरऑल तो बढ़ ही रहा है। इसको अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि ऐसे कि पहले कोई भी राशि मान लीजिए 4 थी, माइनस यहाँ पे अपन कह सकते हैं 2 है, तो ये 4 बढ़ के 6 हो गई और ये अपन कह सकते हैं 2 घट के 1 हो गई। तो पहले जो उत्तर 2 आ रहा था अब वो उत्तर आपका 5 आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं समय के साथ ये वाला वेग जो होगा वो बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को अपन देखते हैं क्या बोला है। एक कण सीधी रेखा ओ एक्स के साथ चलता है, टी सेकंड है जो ओ दूरी आपको दी गई है और जिसका संबंध ये दिया रखा है। तो आपको बोला है कि कण विराम में आने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कण विराम में कब आएगा। विराम में आने का मतलब होता है वेग 0 कब होगा। तो वेग निकाल लेते हैं, तो v बराबर कह सकते हैं dx/dt। v बराबर होगा dx/dt, तो v बराबर dx/dt अपन कह सकते हैं 40 का अवकलन 0 होगा, 12t का 12 होगा और माइनस यहाँ पे कह सकते हैं 3t² होगा। लेकिन कंडीशन क्या है? विराम। तो विराम के लिए अपन क्या कह सकते हैं? विराम का मतलब है v बराबर 0। जब v बराबर 0 रखोगे तो 12 माइनस 3t² बराबर क्या होगा? 0। अपन यहाँ पे कह सकते हैं 3t² बराबर 12। जब t को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अपन कह सकते हैं कि 12 में भाग देंगे 3 का तो 4 आएगा और 4 का रूट करेंगे तो प्लस माइनस का 2 आएगा। लेकिन अपन कह सकते हैं t का मान धनात्मक होता है तो t बराबर 2 सेकेंड होगा। अब अपने को देखना है कि कण जो है वो विराम में आने से पहले कितना चलेगा। तो इसमें देख लो कि सबसे पहले आप t बराबर 0 पे देखो कण कहाँ पे है। तो x अपन फाइंड करते हैं इनिशियल यानी प्रारंभिक, कब? t बराबर 0 पे। तो जैसे इस समीकरण में t बराबर 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 40 आंसर आएगा। इसी तरीके से अपन x फाइनल यानी अंतिम देखें t बराबर 2 पे, तो t बराबर 2 पे अपन देखने जाते हैं तो ये 40 आएगा, ये 12 इंटू 2 आएगा और यहाँ पे 2 का होल क्यूब आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये 40 और प्लस 24 माइनस 8 आएगा। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आपका 56 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि
अंतिम जो स्थिति है वो 56 है, प्रारंभिक आपकी 40 है, तो आप चले कितना, आप चले तो 40 से 56, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो विस्थापन होगा वो x फाइनल माइनस x इनिशियल होगा। तो फाइनल आपका 56 है, इनिशियल आपका 40 है, तो आंसर आपका 16 होगा, यानी 16 मीटर इसका सही उत्तर होगा। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे t बराबर 2 सेकंड निकाल के डायरेक्ट उसको पुट करते हैं और आंसर आता है 56, जो कि ऑप्शन और बी है, जो कि गलत है। अपने को पूछा कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो अपन कहेंगे कि इनिशियल कहाँ पे है, उसके कंपेयर में अपन 16 मीटर आगे चले गए, तो फाइनल कोऑर्डिनेट हो गया 56। तो इस तरीके से इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि दो पिंडों ए और बी के द्रव्यमान आपको दे रखे हैं, पहले का 1 kg, दूसरे का 3 kg। उनको क्रमानुसार 16 और 25 मीटर की हाइट से छोड़ दिया जाता है, तो उनके पृथ्वी तल तक पहुंचने में लगे समय का अनुपात बताइए। अपन जानते हैं किसी कण को h ऊंचाई से गिराया जाता है, तो पृथ्वी या धरातल पर पहुंचने में जो समय लगता है वो लगता है t बराबर 2h/g। यहाँ पे तुम कह सकते हो g सेम होगा, 2 सेम होगा, तो t समानुपाती √h होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं T1/T2 इक्वल्स टू, अपन कह सकते हैं कि √h1/h2। देखिए T1 और T2 का अनुपात चाहिए, तो h1 अपन कह सकते हैं पहली हाइट आपकी 16 है, दूसरी हाइट आपकी 25 है, तो आप कह सकते हैं 4/5 इसका सही अनुपात होगा। तो 4/5 अपन कह सकते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये बड़ा आसान था कि किसी कण को h ऊंचाई से जब छोड़ा जाता है तो उसको धरातल पे आने में जो समय लगता है वो लगता है t बराबर √2h/g। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि समय की निर्भरता केवल और केवल h के साथ है, वो ऐसे है कि t समानुपाती √h, और T1/T2 अपने को अच्छे से लिखना आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो ये वाला अपना क्वेश्चन नंबर 4 होगा, जिसमें क्या बोला है देखें, x एक्स पर किसी कण का समय के t के साथ जो विस्थापन है वो इस तरीके से x बराबर 9t² माइनस t³। ठीक है, x जहाँ पे मीटर में है, t जहाँ पे सेकंड में है। तो इसमें क्या बोला है कि प्लस x दिशा में कण का वह स्थिति या स्थान क्या होगा जब उसकी चाल उच्चतम होगी। देखिए सबसे पहले तो चाल निकालनी पड़ेगी, तो चाल निकालेंगे तो v बराबर क्या कह सकते हैं भाई, dx/dt, और dx/dt आप फाइंड करते हैं तो v बराबर dx/dt आप कहोगे 9 तो 9 हो जाएगा, और t² का अवकलन 2t होगा, माइनस यहाँ पे कह सकते हैं 3t² होगा। ये आपका वेग होगा। तो अपने को बोला है कि x दिशा में कण का स्थान क्या होगा जब इसकी चाल उच्चतम होगी। तो अपने को चाल उच्चतम का मतलब होता है कि v कैसा होना चाहिए, v अधिकतम यानी मैक्सिमम होना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि v अपन अधिकतम या उच्चिष्ट वैल्यू निकालें v की, यानी v अपने को अधिकतम चाहिए, तो अपन कहते हैं कि जिसका भी मैक्सिमा या अधिकतम मान निकालते हैं उस राशि का एक बार अवकलन करके 0 के बराबर रख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं वेग का या चाल का ये अपने को उच्चतम निकालना है, तो इसी का एक बार अवकलन करो और 0 के बराबर रख दो। तो ये आपने उच्चिष्ट और निम्निष्ठ में अच्छे से पढ़ा है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ फाइंड करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि जैसे अपने को जो भी फलन दिया है उसका एक बार अवकलन करेंगे और 0 के बराबर रखेंगे, और जिसका पूछे उसी का अवकलन करेंगे कि अधिकतम उसका चाहिए। तो यहाँ पर अधिकतम अपने को वेग का चाहिए या चाल का चाहिए, तो उसी का अवकलन करके बराबर 0 रख देंगे। तो अपन कह सकते हैं dy/dt में ये आपका v आया था, तो v को थोड़ा सा और सोल्व करें तो अपन लिख सकते हैं 18t माइनस 3t²। इसका एक बार और अवकलन करें तो अपन कह सकते हैं कि 18t का अवकलन 18 होगा, और 3t² का अवकलन आप कह सकते हैं 6t होगा बराबर 0। तो यहाँ पे कह सकते हैं t बराबर 3 सेकंड। t बराबर कितना होगा, 3 सेकंड। तो अपन कह सकते हैं समय आया, लेकिन अपने को तो स्थिति चाहिए, तो x जो है वो स्थिति या स्थान है। तो आप क्या करिए, t का वैल्यू 3 रख के सॉल्व करो, तो 9 × 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का आप कह सकते हो क्यूब। तो यहाँ पे अपन x का वैल्यू जाएगा 9 × 9 81 आ गया, माइनस आप कह सकते हो यहाँ पे 27 आ गया। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 54 मीटर आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि एक मोटर गाड़ी x से y तक कॉन्स्टेंट, अचर मतलब कॉन्स्टेंट या नियत चाल से v/u चाल से चलती है, फिर y से x तक कांस्टेंट या नियत चाल से vd से वापस आती है। तो इस पूरी यात्रा के लिए गाड़ी का औसत चाल क्या होगा। देखिए क्या हुआ है कि यहाँ से ये d दूरी गई है, और d दूरी जाने में जो चाल थी वो आपकी v/u थी, और फिर ये अपन कह सकते हैं वापस आई है d दूरी, और जो चाल है वो अपन कह सकते हैं कि vd है। देखिए अपन जानते हैं कि कोई भी कण पहली आधी दूरी v1 चाल से दूसरी आधी दूरी v2 चाल से कवर करता है। जैसे अपन ये जानते भी हैं थ्योरी में कि कोई कण पहली दूरी v1 जो है वो आपकी v1 जो दूरी है वो आधी दूरी यानी d/2 v1 से चले, अगले वाले आधी दूरी v2 से चले, तो उसका v एवरेज का फॉर्मूला अपने को ध्यान होता है कि v एवरेज इक्वल्स टू होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2।
तो अपन कह सकते हैं कि वी एवरेज यहाँ पे जो आएगा यानी वी औसत जो आएगा वो 2 इंटू V1 का मान आपको दे रखा है कितना है VU है, और V2 का मान आपका VD है, और डिवाइड बाई कह सकते हैं V1 प्लस V2, तो VU प्लस VD इसका सही उत्तर होगा। अपन इसको क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन के माध्यम में कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी में आपको अच्छे से बताया गया है तो इसमें अपन डायरेक्ट यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि x की दिशा में, तो इसका आंसर अपन ने नहीं देखा, आंसर देख लेते हैं पिछले क्वेश्चन का। तो 2VD VU अपॉन V1 प्लस V2, तो ऐसा ऑप्शन अपने को दिया है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। x की दिशा में गतिमान एक कण का जो त्वरण है वो आपको समीकरण इससे दिया जाता है, यानी अपन कह सकते हैं अपने को दिया है F बराबर F0 1 माइनस T अपॉन कैपिटल T दिया जाता है। यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि t बराबर 0 पर कण का वेग 0 है, ये कंडीशन दी है। तो उस क्षण पर कण का वेग क्या होगा जब f बराबर 0 हो। चलिए कह रहा है कि वेग बताइए जब f बराबर 0 हो। तो पहली चीज़ है कि f बराबर 0 आप रख देते हैं, f बराबर यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 0 बराबर F0 1 माइनस T बटा कैपिटल T। अब तुम कह सकते हो एफ नेट को इधर भेज देते हैं, 0 में चला गया तो 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी आ गया और बराबर 0। तो यहाँ से कह सकते हो कि स्मॉल टी को जब सोल्व करोगे तो बड़ा टी इसका आंसर आएगा। तो टी बराबर आपका कैपिटल टी आ गया। इस समय पर आपको क्या बताना है, वेग बताना है, लेकिन वेग किस से आएगा, फंक्शन तो या फलन तो अपने को अवकलन का दिया है। तो अवकलन का जब फलन दिया हो तो उससे अपने को क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो अपन कह सकते हैं जो f है, जो f अपन लिख रहे हैं उसको अपन dv/dt लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया dv/dt, तो ये हो गया dv/dt। F0 को एज इट इज़ F0 1 माइनस टी अपॉन कैपिटल टी, इस तरीके से है। अब देखिए dv एक साइड रखो, तो dv का एक साइड रखेंगे, आगे इसको भेज देंगे अंदर F0 को, और F0 t इंटू टी, और अपन कह सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं dt, और अब अपन कर देते हैं दोनों साइड अवकलन। तो यही तो किया, dv को इधर रखा, dt को आगे भेजा और F0 को अंदर भेजा, फिर अपन इसका अवकलन करेंगे। बट अवकलन लिमिट के साथ या सीमाओं के साथ कीजिए। तो अपन कह रहे हैं कि t बराबर 0 पर कण का वेग 0 है। तो आप बता दीजिए t, यानी t आपका आया कैपिटल T, और कैपिटल टी पे आप वेग बता दीजिए। तो उस पर अपन कहेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v आएगा, यहाँ से अपन कह सकते हो कि F0, और यहाँ पे इसका समाकलन होगा F0 t माइनस यहाँ पे कह सकते हैं F0 t का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2t, ये आपका अवकलन हो गया। और अपन कह सकते हैं 0 से t, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे होगा F0 t माइनस अपन कह सकते हैं F0 t का होल स्क्वायर अपॉन 2t। तो यहाँ से अपन आंसर कह सकते हैं कि Ft माइनस F0 टी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2t, तो एक टी अपन यहाँ पे बचेगा, नीचे वाला टी चला जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो F0 था, F0 t डिवाइड बाई से 2, F0 t डिवाइड बाई 2। तो अपन कह सकते हैं ऐसा ऑप्शन अपने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें अपना F0 t डिवाइड बाई 2 आएगा। करना क्या था कि अपने को उस क्षण पर वेग चाहिए था जब कण का त्वरण शून्य हो। तो अपने कण का त्वरण शून्य किया, वहाँ से अपने को वो समय मिल गया कैपिटल टी। अब कैपिटल टी पे आपको वेग निकालना था, तो त्वरण से वेग निकालने के लिए आप कहते हो कि समाकलन की सहायता अपने को लेनी पड़ती है, और अपन ने ली भी और क्वेश्चन करा भी। ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन यहाँ पे था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कण अचर बल के प्रभाव में विरामावस्था से गति करता है, यानी अपन कह सकते हैं कंडीशन ऐसी है कि u बराबर 0 है। अचर बल का मतलब होता है कि a बराबर क्या है, नियत है। तो ये आपको सूचना यहाँ से मिल जाती है। यदि इसको पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी s1 है, तो पहले 20 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। अपन जानते हैं कि ये अपन एक ऐसा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि कोई भी कण विरामावस्था से नियत त्वरण के अधीन गति करता है, तो उस केस में इक्वल समय अंतरालों में तय की गई दूरी का अनुपात 1:3:5 होता है, या फिर आगे भी लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, यानी विषम अनुपात होते हैं। तो अपन कह सकते हैं यहाँ का यदि अपन दूरी x माने तो यहाँ का दूरी अपन 3x मानना पड़ेगा। अब देखिए पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि S1 क्या है कि पहले 10 सेकंड, तो पहले 10 सेकंड ये हो गए और आगे वाले 10 सेकंड ये हो गए। तो अपन कह सकते हैं पहले 10 सेकंड तो यही बोला है, तो 10 सेकंड में x कवर करके, तो अब उसने कहा है कि आगे वाले 20 में नहीं, तो यही वापस यहाँ से स्टार्ट हो गया 10 और 10 20। तो ये अपन कह सकते हैं कि दूसरा होगा आपका जिसका वैल्यू x प्लस 3x यानी 4x होगा, और 4x अपना ये हो गया, x ये हो गया। इसको ये कह रहा है कि S1 है
तो इसको ये कह रहा है s2 है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी x हो तो पहले 20 में चली गई x + 3x यानी 4x होगा। तो अपन इनका अनुपात निकालें तो s1 बटा s2 कह सकते हैं कि x बटा 4x होगा, और 4x से x मर गया तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि s2 बराबर अपन कह सकते हैं s2 बराबर यहाँ पे 4s1 होगा। s2 बराबर यहाँ पे 4s1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, s2 बराबर 4s1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 आपका रिलेटिव मोशन यानी सापेक्ष गति का क्वेश्चन है। सीधी सड़क पर एक बस है जो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। एक स्कूटर वाला बस को 100 सेकंड में पकड़ना चाहता है। तो यदि बस स्कूटर वाले से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो तो स्कूटर वाले को बस का पीछा किस चाल से करना होगा जिससे ये पकड़ सके। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना होगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो आदमी है वो बस से पीछे है और बस आगे। ये क्वेश्चन को पढ़ने से अपने को पता लग गया। तो ये आपकी बस है जो ऐसे जा रही है। कितने से जा रही है? तो आप कहोगे बस तो जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अब ये स्कूटर वाला है जो इसको पकड़ना चाहता है, उसका टाइम भी दे दिया, t बराबर 100 सेकंड दे रखा है। तो ये थोड़ा सा आसान हो गया। उसके बाद कह रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है। और अब अपन कह सकते हैं कि इस जो स्कूटर वाला है उसको बस से किस चाल से पीछा करना चाहिए जिससे पकड़ सके। तो अपन कह सकते हैं v से पीछा करेगा। अब अपन कहते हैं कि सापेक्ष गति का क्वेश्चन करते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि किसी एक को विराम में ले आते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं कि इस आगे वाली जो बस है उसको विराम में ले आते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस बस को विराम में ले आते हैं। तो इसको अपन ने विराम में मान लिया। विराम में मानने का मतलब होता है कि इस के पास जो भी राशि है, जैसे वेग है या त्वरण है, वो क्या मिल जाएगा, पीछे वाले स्कूटर वाले भैया को उल्टा होके मिल जाएगा। तो अपन कह सकते हैं ये 10 है तो इसका एरो ऐसे चेंज करके अपन कह देंगे ये 10 इसको मिलेगा। v इसका खुद का है तो अपन कह सकते हैं इसके पास सब कुछ है, यानी यहाँ पे 1 किलोमीटर अपन कह सकते हैं 1000 मीटर चलना है। 1000 मीटर आपको यहाँ पे चलना है और कितने सेकंड में चलना है, तो आपको दे रखा है कि 100 सेकंड में आपको चलना है। त्वरण जैसी यहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे s = ut + ½ at² अपन लगाएं तो आप कह सकते हो कि s रिलेटिव लिखेंगे, u रिलेटिव लिखेंगे, a रिलेटिव लिखेंगे। तो ये हो गया आपका इक्वेशन। और अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो a है ये भी आपकी कह सकते हैं विराम से चली है, विराम में मान ली है। तो अपन कह सकते हैं इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है और इसका वेग पूछा है। तो अपन कह सकते हैं वेग नहीं है तो त्वरण का मान कितना होगा, 0 होगा। तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी। SR का मान अपन कह सकते हैं कि 1000 होगा उनके बीच में सापेक्ष दूरी। और UR अपन कह सकते हैं, देखिए UR अपन कह सकते हैं इसका U होगा तो इसका 10 होगा। तो अपन कह सकते हैं U - 10 होगा, U - 10 होगा। और टाइम का मतलब यहाँ पे दे रखा है कि 100 सेकंड है। तो अपन यहाँ पे कहें कि u - 10 कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं u - 10 आपका यहाँ पे देखिए 100 से जब सॉल्व करेंगे 10 आएगा। तो u बराबर आप कह सकते हैं 20 आएगा। तो आपका मान आ गया u बराबर 20 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आसान था। अपना क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे अपन ने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है कि यदि कोई कण x बराबर t + 5⁻⁻1 के अनुसार गति करता है, जहाँ x दूरी है t समय है, तो कण का त्वरण अनुक्रमानुपाती होगा, यानी वेग और दूरी के साथ a का क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो x है उससे वेग निकाल लेते हैं। तो v बराबर होता है dx/dt, सब जानते हो आप, v बराबर dx/dt, यानी इसका एक बार अवकलन करना है। तो अवकलन में घातें आगे आ जाएंगी, ये यहाँ पे एज इट इज जैसा रह जाएगा और इसकी है घात आप जानते हैं कम हो जाएगी। फिर अंदर वाले की बारी आती है, उसका आकलन करके यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो t का आकलन 1 होगा, 5 का 0 होगा। तो 1 से आप गुणा कर भी दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ऐसे का ऐसा रह जाएगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से वेग अपना आया -t + 5⁻2। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं वेग तो आ गया। वेग से अपन त्वरण निकाल सकते हैं। तो a बराबर होता है dv/dt। इसका एक बार अवकलन और करो तो -1 पहले से था और -2 आगे आ गया, यानी घात आगे आ गई। और t + 5 की घात अपन कह सकते हैं 1 कम हो जाएगी तो -3 हो गया। अब इसको अपन लिख सकते हैं कि a बराबर यहाँ पे देखिए माइनस प्लस हो गए तो 2t + 5 का घात अपन कह सकते हैं -3। अब देखिए समानुपाती जैसा इनको संबंध चाहिए तो अपन कह सकते हैं 2 को हटा के लिख सकते हैं कि a समानुपाती t + 5 का घात -3। अब देखिए अपन कहें कि इसमें वेग के साथ a का संबंध निकालें तो अपन कह सकते हैं कि इसको t + 5 है उसको अपन वेग के जैसा बनाएं। तो अपन इसको है ना जो a दिया है उसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। देखो कैसे, a समानुपाती t + 5 का घात -2 लिख देते हैं।
क्योंकि वेग के अंदर दो घातें हैं, t प्लस 5 का घात माइनस 2, क्योंकि वेग समानुपाती है t प्लस 5 का घात माइनस 2, तो वैसे लिख दिया। लेकिन ये तो नहीं है, तो अपन इसको गायब करने का तरीका सोचते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि इसको 3/2 ऐसे लिख दे। तो देखिए 2 से 2 गायब भी हो गया और a का मान वापस से भी वही आ रहा है, t प्लस 5 का घात माइनस 3। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको क्या बना सकते हैं, इसको वेग लिख सकते हैं। तो a समानुपाती वेग का घात अपन कह सकते हैं 3/2 आएगा। तो अपन कह सकते हैं a समानुपाती वेग का घात 3/2 आ गया। चलो ये तो उत्तर आ गया। x वाला भी अपन चेक कर सकते थे, तो उसके लिए क्या करते हैं, a समानुपाती अपना आया था t प्लस 5 का घात माइनस 1। तो अपन कह सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे, मतलब t प्लस 5 का घात यानी समानुपाती लगा के -1, और उसका घात अपन क्या लिख देते, अपन लिखते थे 3। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे a समानुपाती, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं x, तो x का घात आता 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक बालक है, वो 20 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पे खड़ा है और एक पत्थर गिराता है। यदि जी 10 लेना है तो पत्थर का पृथ्वी पर टकराते समय वेग क्या होगा। सब जानते हैं कि किसी भी कण को h ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है तो धरातल पर टकराते टाइम उसका वेग होता है v बराबर √2gh। तो अपन कह सकते हैं 2 का 2, g का मान यहाँ पे 10, h का मान आप कह सकते हो 20। तो यहाँ पे अपना आ गया रूट में कितना 400, तो बाहर आके अपन कह सकते हैं 20। तो 20 मीटर पर सेकंड से ये धरातल पे टकराएगा। तो ऐसा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक वस्तु 30 मीटर पर सेकंड से पूर्व की ओर गति कर रही है। 10 सेकंड के पश्चात इसका वेग उत्तर की ओर 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तब आपको बताना है कि इसमें थोड़ा सा अधूरा है हो जाता है, तो a का मान बताइए, यानी त्वरण का मान बताइए। और त्वरण का मान कौन सा, औसत त्वरण का। क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे बोला है कि औसत त्वरण का मान बताइए। तो अपन जानते हैं कि औसत त्वरण क्या होता है, ए एवरेज बराबर आप कह सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और अपन कह सकते हैं त्वरण आपकी सदिश राशि है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन t2 माइनस t1। देखिए समय की बात करें तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे लगा समय 10 सेकंड है, तो ये लिख सकते हैं 10। लेकिन v2 को लिखें तो अपन कह सकते हैं कि जो अंतिम वेग है वो 40 मीटर पर सेकंड उत्तर की ओर है, तो उसको लिख सकते हैं 40 जे कैप, और माइनस इस का खुद का है, और प्रारंभिक को लिख सकते हैं 10 आई कैप। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका औसत त्वरण जो आएगा उसका मान इस तरीके से आ गया 4 जे कैप माइनस, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4 जे कैप माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 आई कैप। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि जो आंसर इसका आएगा 4 जे कैप माइनस, सॉरी यहाँ पे अपन ने गलत किया कुछ ना, तो गलती अपनी क्या है, यहाँ पे सॉरी v1 आपका यहाँ पे सॉरी 30 था, v1 आपका 30 था, तो इसको मैं कहूँगा ये आएगा 3 जे कैप। तो अब इसका आपको परिमाण चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका क्या होता है कि i के गुणा का होल स्क्वायर प्लस j के गुणा का होल स्क्वायर, तो 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 16 प्लस 9 यानी बाहर आके आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि औसत त्वरण क्या होता है, डेल्टा v बटा डेल्टा टी। v1 और v2 को आप सदिश के साथ लिखिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 12। कह रहा है एक कण अपनी कुल यात्रा की आधी दूरी v1 से शेष आधी दूरी v2 से तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान कण की औसत चाल क्या होगी। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एक कण है जो अपने यात्रा की आधी दूरी यानी d/2 दूरी v1 से चलता है, आगे वाली आधी दूरी d/2 v2 से चलता है, तो आपको बताना है कि औसत चाल क्या होगा। तो v एवरेज क्या होता है, v एवरेज होता है कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो आप कह सकते हो d/2 प्लस t/2 होगा। कुल समय की बात करें तो पहले मान सकते हैं समय लगा पहले वाले में t1 और दूसरे वाले में लगा t2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, d/2 और d/2 को जोड़ेंगे तो d आ जाएगा। t1 अपन कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो समय बराबर आप कह सकते हो क्या होगा, समय बराबर आप कह सकते हो दूरी बटा चाल, यानी d/v जैसा। तो पहले केस में आप निकालोगे तो आपकी दूरी है d/2 और उसकी चाल है आपकी v1। इसी तरीके से दूसरे केस में d/2 और चाल है v2। इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं तो ऊपर वाला d हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हैं d/2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1/v1 और 1/v2। d से d यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया
जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आप कह सकते हैं कि V1 V2 एलसीएम आएगा जो ऊपर चला जाएगा V1 V2, और यहाँ पे कह सकते हैं 2 भी ऊपर चला जाएगा 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 इसका सही उत्तर होगा। वैसे ही अपने को ध्यान भी रहता है कि कोई भी कण अपनी प्रथम आधी दूरी V1 से और दूसरी आधी दूरी V2 से चले तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि उसका औसत चाल जो होता है वो 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2 होता है। तो ये भी आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में एक सरल रेखा के अनुदिश किसी कण की गति को इस समीकरण से दिया जाता है, जहाँ पे x मीटर में t सेकंड में है, तो आपको वेग शून्य होने पर कण का मंदन बताना है। तो सबसे पहले तो वेग निकाल लेते हैं। तो वेग होता है dx बटा dt, तो dx बटा dt करोगे तो आपका 8 का अवकलन 0, 8 का अवकलन 0, 12t का अवकलन 12 और 3t स्क्वायर इसका होल स्क्वायर t क्यूब का हो जाएगा। अपने को बोला है वेग क्या हो गया 0, वेग 0 होगा तब आपको मंदन निकालना है, तो वेग को 0 कर दो, तो 12 माइनस 3t स्क्वायर बराबर 0। तो आप कह सकते हो 3t स्क्वायर बराबर 12, तो आप कह सकते हो यहाँ से t स्क्वायर बराबर 4, तो t बराबर आएगा प्लस माइनस 2 का, लेकिन अपन कह सकते हैं समय धनात्मक होता है तो t का मान यहाँ पे आ जाएगा 2। चलिए t बराबर 2 आ गया, लेकिन t बराबर 2 पे कण का मंदन चाहिए, तो मंदन के लिए a निकालेंगे, तो a बराबर आ गया डी बाई डी टी करने जाओगे तो आप कह सकते हो इस बार क्या होगा 12 का 0 हो जाएगा, और माइनस से आप कह सकते हो यहाँ पे टी स्क्वायर का 2t होगा तो ओवरऑल माइनस 6t हो जाएगा। आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपको t बराबर 2 पे चाहिए तो माइनस 6 इंटू 2, तो आंसर आ रहा है माइनस 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ये तो a का मान है, तो आपने को बोला है मंदन, तो मंदन के अंदर ही माइनस शामिल हो गए, तो मंदन का मान तो केवल 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ऐसा ऑप्शन अपने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4। चलिए ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर 14 में देखें, कह रहा है कि एक पत्थर मुक्त रूप से गुरुत्व के अधीन गिर रहा है, तो u बराबर स्टार्टिंग में 0 है, उसके बाद गुरुत्व के अधीन है तो g का मान क्या है नियत है। यह पत्थर पहले 5 सेकंड में h1 गिरता है, दूसरे 5 सेकंड में h2 गिरता है और अगले 5 सेकंड में h3 गिरता है। अपन जानते हैं गैलीलियो का नियम अपन ने देखा था कि कोई भी कण जो होता है वो इक्वल समय अंतरालों में यानी समान समय अंतरालों में चली गई दूरियों का अनुपात होता है 1:3:5। इसके लिए शर्त होती है कि कण को प्रारंभिक चाल 0 होना चाहिए, उसका त्वरण नियत होना चाहिए। मैं अपने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि किसी कण को जिसकी प्रारंभिक चाल 0 हो, नियत त्वरण के अधीन गति करे तो बराबर समय अंतरालों में तय की गई दूरियों का अनुपात होता है 1:3:5। तो अब यहाँ से कह सकते हैं अपने रिजल्ट आए h1 बराबर आप कह सकते हो x आया, इसी तरीके से आप कह सकते हो कि h2 बराबर 3x आया, और इसी तरीके से कह सकते हो कि h3 बराबर आपका 5x आया। अब अपने को इसमें संबंध चाहिए कि इसके लिए संबंध क्या है, तो तुम कह सकते हो यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, h बराबर x है, लेकिन यहाँ से अपन x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर क्या होगा h2/3, और इसी तरीके से यहाँ से x का मान निकाल लें आप, तो यहाँ से h3/5। तो ये समीकरण नंबर 1 मान लो, ये 2 मान लो और ये 3 मान लो, तो ये भी x है, सब x है, तो अपन कह सकते हैं 1 बराबर 2 होगी, 2 बराबर 3 होगी, तो x किसके बराबर h1, यहाँ पे x किसके बराबर h2/3 के, यहाँ पे x किसके बराबर h3/5 के बराबर। तो ऐसा संबंध अपने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी अपन डायरेक्ट स्टेटमेंट, ऐसा क्वेश्चन पहले भी अपने आया, किसी भी कण को मुक्त रूप से या प्रारंभिक चाल 0 हो तो वहाँ से जब चलता है और नियत त्वरण के अधीन गति करता है तो उस केस में उसके द्वारा चली गई दूरियों का जो अनुपात होता है इक्वल समय अंतरालों में वो होता है 1, 3, 5, 7, 9 यानी विषम अनुपात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। एक कण इस प्रकार गति करता है कि इसके स्थिति निर्देशांक आपके निम्न प्रकार हैं। t बराबर 0 पे कण यहाँ पे है, t बराबर 2 पे यहाँ पे है और t बराबर 5 पे यहाँ पे। अपने को चाहिए t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड तक औसत वेग। तो अपन चाहते हैं v एवरेज औसत वेग। तो औसत वेग का फॉर्मूला आपका होता है विस्थापन बटा लगा समय। तो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन अपन कह सकते हैं कि कण के पथ पे निर्भर नहीं करता, यह अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पे निर्भर करता है। तो अपन कह सकते हैं ये वाला आपका प्रारंभिक बिंदु हो तो ये आपका अंतिम बिंदु होगा। तो अपन कह सकते हैं विस्थापन तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर आपको बताया गया है कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आप कह सकते हो कि इस वाले में से इसको घटा दो, तो 13 में से 2 गए तो अपन कह सकते हैं 11 आई कैप आएंगे, और 14 में से 3 गए तो वहाँ से भी आपके 11 आई जे कैप आएंगे। तो विस्थापन का मान क्या आ गया, विस्थापन का मान आया 11 आई कैप प्लस 11 जे कैप, और लगा समय आपका आ गया 5। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो 11/5 इसने कॉमन भी ले लिया, तो 11/5 कॉमन लोगे तो आई प्लस जे आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 अपना सही उत्तर होगा। तो ये भी आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में है।
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, ध्यान सॉरी क्वेश्चन नंबर 16। एक काम द्रव्यमान का कोई कण एक वेग में गति करता है जिसका वेग आपको इस तरीके से दिया जाता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो v है वो x का फलन है। v किसका फलन है? x का फलन है, जहाँ पे बीटा और n तो एक नियतांक है। तो x कण की स्थिति है, तो कण के त्वरण को x के फलन के रूप में बताइए। तो जब आपका v t के फलन हो, जब आपका v t का फलन हो, तो a का जो फॉर्मूला है वो ये लगता है a बराबर dv/dt। लेकिन जब v आपका x का फलन हो तो फॉर्मूला लगता है a बराबर v/dx। या तो इस मेथड से कर सकते हो, पहले v लिख दो, फिर dv/dx लिख दो, फिर सॉल्व कर लो, आंसर आएगा। लेकिन इससे भी जल्दी आपको करना हो तो एक तरीका अपन देख रहे हैं कि v बराबर बीटा x का घात -2। अब आप क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी होल स्क्वायर करने पर, तो आप कह सकते हो यहाँ पे आएगा v का होल स्क्वायर, यहाँ पे कह सकते हैं बीटा का होल स्क्वायर, और x की घात -2 का वर्ग अपन करें तो होल स्क्वायर। अब अपन इसको सही से लिख लेते हैं, तो v स्क्वायर बराबर आ गया बीटा का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करें तो x की घात -4n होगी। अब अपन देखिए इसका अवकलन किस तरीके से करते हैं, तो v स्क्वायर का अवकलन 2v होगा, v स्क्वायर का अवकलन 2v होगा, लेकिन अवकलन x के सापेक्ष है तो एक टर्म और आएगी dv/dx। तो v स्क्वायर का 2v, लेकिन v का x के रेस्पेक्ट में एक नहीं होगा, dv/dx होगा। बीटा स्क्वायर हो गया, x का घात अपन कहेंगे आगे आएगा -4n, और अपन कह सकते हैं कि x का घात 1 से कम भी हो जाएगा तो -1। अब इसमें कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका था वो पूरा का पूरा आपका अवकलन था। क्या था? अवकलन था। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से आया 2a बराबर, उसको थोड़ा सा सही से लिख लो, -4n आएगा, 4n आएगा, और यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि बीटा का होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं बीटा का होल स्क्वायर आएगा, और x की घात -4n-1 आएगा। यहाँ पे कह सकते हैं 2 कट जाएगा तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा, तो a बराबर अपना आंसर आएगा -2n बीटा का होल स्क्वायर, x का घात -4n-1। तो ऐसा ऑप्शन अपन देखें तो -2n बीटा स्क्वायर, -2n, इसमें n नहीं है तो ये नहीं होगा, इसमें -2n बीटा स्क्वायर है तो इसमें भी है और इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसमें x की घातें सही नहीं है, इसमें x की घातें प्लस है, तो ये वाला अपना सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि जिसमें v x का फलन हो तो उसको करने का तरीका होता है कि जो भी फलन दिया है उसका होल स्क्वायर कर दो, और होल स्क्वायर करने के बाद उस फलन का x के सापेक्ष अवकलन कर दो, आपका अपने आप v dv/dx बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कि एक जहाज है जो A है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है। चलिए इसको बना लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं ये रही आपकी ये वाली जहाज जो किसकी तरफ जा रही है, पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है। कितने से जा रही है? 10 की चाल से, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, पहला हो गया। अब एक अन्य जहाज है जो है B, ये A से 100 किलोमीटर दक्षिण दिशा में, तो अपन कह सकते हैं ये यहाँ पे होगी जो दक्षिण दिशा में है, कितना किलोमीटर? 100 किलोमीटर, तो ये 100 किलोमीटर ऐसे होगी, ठीक है, जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा में आ रही है। तो अपन कह सकते हैं ये वाली किस में आ रही है? उत्तर में आ रही है, तो उत्तर दिशा में आ रही है, तो अपन कह सकते हैं इसका चाल ऐसे होगा, और ये चाल आपका कितना होगा? 10 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। चाल तो दोनों की बराबर है, तो दोनों के बीच दूरी कितने समय पश्चात न्यूनतम हो जाएगी? तो अपने को पूछा है कि जो दूरी है वो न्यूनतम कितने समय पश्चात हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अपन क्या करते हैं कि रिलेटिव यानी सापेक्ष गति का प्रयोग करते हैं, लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि इस वस्तु को विराम में मान लेते हैं। इस वस्तु को विराम में मानने का मतलब होगा कि इसके पास जो भी वेग होगा वो वेग दूसरे वाले को उल्टा करके दे देंगे। तो चलिए अपन कहते हैं कि इस वाले में अपन अब ऐसी जो कंडीशन बनाएंगे, तो ये जो A था वो तो आपका किस में आ गया? विराम में आ गया। किस में आ गया? विराम में आ गया। चल कौन रहा है अब? केवल और केवल आपका B चलेगा, लेकिन B के पास खुद की चाल तो होगी, लेकिन उसकी भी उसको उल्टा करके दे देंगे। तो खुद की चाल तो उसकी ऐसे थी, जो कितनी थी? 10 थी, तो ये आपको समझ आ गया था। लेकिन उसकी भी देख सकते हैं अपन दूसरे की चाल, जैसे ये वाला है, इसको अपन उल्टा करें तो उल्टा करके इसको देंगे तो ये 10 हो गया। अब देखिए ये 10 है, ये 10 है, तो परिणामी वेग किसी से जाएगा और परिणामी वेग से ऐसे जाएगा। तो परिणामी वेग से ऐसे जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि जब इस बिंदु से अपन लंब खींचेंगे तो सामने वाली सरल रेखा भी ऐसे काटेगा।
तो ये जो लंब है इसकी लंबाई आपकी क्या है, न्यूनतम दूरी है। तो ये आपकी जो दूरी है वो डी न्यूनतम है, यानी डी मिनिमम है। लेकिन अपने को मिनिमम दूरी नहीं चाहिए, अपने को चाहिए कि उस मिनिमम दूरी तक जाने में कितना समय लगेगा। तो समय के लिए देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि ये वाली दूरी कितनी है, क्योंकि जाना तो ऐसे पड़ेगा। तो ये वाली दूरी निकालें, तो ये वाली दूरी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि देखते हैं, त्रिभुज का सहारा लेते हैं। तो ये वाला आपका 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण होगा, ये आपका कर्ण होगा, ये आपका थीटा कह सकते हैं, तो वो वाला लंब होगा। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखो थीटा निकालें, तो थीटा निकालने के लिए अपन कह सकते हैं ये चाल 10 है, ये 10 है, तो यहाँ पे tan थीटा लिखें। तो tan थीटा कहाँ से निकाल लें, बोला tan थीटा यहाँ से निकाल लें, तो इसके दूर वाला पहले लिखते हैं, तो ये 10 और ये भी 10, ठीक है ना। पहला ये लिखा, tan थीटा बराबर आप कह सकते हो त्रिभुज बना सकते हो एक छोटा सा, कैसे, तो आप कह सकते हो ऐसे त्रिभुज बनेगा, देखो ऐसे करके ऐसे। तो ये आप ये tan थीटा निकाल रहे हो, तो ये लंब ये आ जाए, तो 10/10 इसका आंसर 1 आया, तो थीटा बराबर 45 आएगा। इसी तरीके से थीटा 45 आ गया, और जो परिणामी वेग होगा ये तो आप कोई भी बता सकते हैं, 10√2 होगा, ये सभी को आता है। तो अपन कह सकते हैं ये दूरी आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि लगा गया समय जो होगा वो बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी की कमी है, चाल तो आ गया 10√2। अब देखिए ये दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस त्रिभुज में आप कोस थीटा लिख दो। तो कोस कितना लिखोगे, 45 डिग्री। तो कोस 45 डिग्री लिखोगे, तो आप कह सकते हो कि इस केस में आधार जो है वो आधार तो यही है, तो ये तो आपको फाइंड ही करना है ना दूरी। तो ये दूरी अपन कह सकते हैं कि जो कर्ण है वो कितना है, 10 किलोमीटर है। कर्ण कितना है, सॉरी 100 किलोमीटर है, कर्ण आपका 100 किलोमीटर है। जब इसको सोल्व करते हो तो दूरी बराबर आएगा 100 × 1/√2, और इसको आप सही से लिखो तो 100 को लिख सकते हो 50 × 2, और फिर इसका आंसर आएगा 50√2। तो अब इसकी जगह लिख सकते हैं 50√2, और √2 ने √2 को मार दिया, आंसर आ गया 5। और ये घंटे में कैलकुलेशन यानी आवर में यूनिट थी, तो 5 आवर इसका सही उत्तर होगा, यानी 5 घंटे सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसमें भी थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये आपका क्या होता है कि मिनिमम दूरी का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके केस में क्या करते हैं कि एक वस्तु को विराम में मान लेते हैं, दूसरी वस्तु को चलाते हैं। तो अपन पहले वाली विराम वस्तु से देखते हैं कि दूसरी वस्तु कहाँ से गुजर रही है। तो फिर क्या करते हैं कि उस बिंदु से अपन लंब खींचते हैं। तो लंब खींचेंगे तो आपका एक समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज में आपको क्या क्या फाइंड करना है, मिनिमम दूरी फाइंड करनी पड़ सकती है, या आपको उस मिनिमम दूरी तक जाने में कितना टाइम लग गया वो फाइंड करना पड़ सकता है। तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको ये कॉन्सेप्ट पे गौर करना पड़ेगा, यानी आपको ये सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, यदि किसी कण का वेग आपको दिया है v बराबर at + bt², जहाँ a तथा b आपके स्थिरांक है, तो इस कण के द्वारा 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी क्या होगी। देखिए अपने को वेग देके आपसे पूछ रहा है कि कण सरल रेखा में चल रहा है, तो वेग देके अपन कह सकते हैं कि इससे x निकालना है। तो आप क्या लिख सकते हो, देखो v बराबर लिख सकते हो at + bt²। अब आप कह सकते हो इस v को लिख सकते हो dx/dt, dx/dt आप कह सकते हो एज इट इज आ जाएगा at + bt²। आपको x चाहिए तो x का फलन एक तरफ रखिए और t के फलन एक तरफ रखिए, at + यहाँ पे कह सकते हैं bt², और अपन कह सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया dt, यानी गुणा हो गया dt से। अब दोनों तरफ क्या कर सकते हो, समाकलन, क्योंकि dx से अपने को x निकालना है, ठीक है। अब देखिए समय अंतराल की बात करें तो समय अंतराल की बात 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड है। तो इतने में अपन कह सकते हैं यहाँ से जो आपका आएगा वो आपका विस्थापन आ जाएगा। तो अपन कह सकते हैं विस्थापन इस केस में क्या होगा, दूरी होगा। तो डेल्टा x आ गया, डेल्टा x आएगा तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में जब इसको सोल्व करें तो आप कह सकते हो a और t का समाकलन होगा t²/2। इसकी जो सीमाएँ लगेंगी वो 1 से 2 लगेंगी। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं b, और यहाँ पे कह सकते हैं t का होल स्क्वायर का t³/3, और यहाँ की सीमाएँ होंगी 1 से 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आप कह सकते हो कि डेल्टा x बराबर a तो बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कहेंगे t का होल स्क्वायर रखें तो 2 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से b/3 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे कह सकते हैं 2 का क्यूब -1 का क्यूब। आप कह सकते हो कि डेल्टा x इस केस में तो आएगा a/2, और यहाँ पे कह सकते हो 4 में से गया 4 में से गया 3a/2, और यहाँ पे कह सकते हैं कि 8 में से गया 7b/3। हाँ तो ये आएगा 3a/2 और 7b/3, तो 3a/2 और 7b/3, तो ऐसा उत्तर मिलेगा अपने को ऑप्शन नंबर 3। तो इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जिसका आंसर है 3a/2।
और 7b/3। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है सुनिएगा। एक दिन मेट्रो स्टेशन पर जो एक्सीलेटर होते हैं, जो चलती हुई सीढ़ियाँ यानी चलने वाली जो सीढ़ियाँ हैं, कि नए चलने के पर प्रीति कोई ये लड़की है, इसको सीढ़ियों पर पैदल ऊपर चढ़ती है यानी खुद चढ़ती है। तो पहला दिन ऐसा हुआ कि जो ये मैं सीढ़ियाँ यहाँ पे बनाऊँ, तो पहले दिन क्या है कि जो ये है, ये लड़की खुद जा रही है, तो इसका मैं स्पीड मान रहा हूँ कि वी गर्ल यानी वी लड़की, तो इसका स्पीड ये है। तो इसमें समय लगता है उसको t1। आगे क्या कहता है, अन्य दिनों में जब एक्सीलेटर चल रहा होता है तब वह उस पर खड़ी रहकर t2 समय में ऊपर पहुंच जाती है। दूसरा केस ऐसा है कि दूसरे केस में ये खुद नहीं चलती है, ये विराम में रहती है। खुद मतलब खुद नहीं चलती है, वैसे विराम में नहीं रहेगी, ऊपर तो जाएगी क्योंकि एक्सीलेटर जाएगा, लेकिन इस केस में खुद नहीं चलेगी। तो एक्सीलेटर जाएगा कितनी स्पीड से, ई से, और इसको कितने टाइम में पहुंचा देगा, t2 टाइम में। तीसरी बार क्या कह रहे हैं कि उसके द्वारा चलते हुए वो भी चले और ये चलने वाली सीढ़ियाँ भी चले। तो इस केस में कह सकते हैं दोनों ही चलेंगे। तो दोनों ही चलेंगे तो अपन कह सकते हैं इस केस में ये एक्सीलेटर भी चलेगा और ये लड़की भी चलेगी। ये अपनी स्पीड जी से चलेगी, ये ई से चलेगी। और इस केस में मान लीजिए टाइम हो t3, उसी टाइम की गणना आपको करके बतानी है। तो देखिए अपन कह सकते हैं कि जो दूरियां हैं वो तो सब में सेम है, ये d है, ये d है, तो ये भी आपकी d है। अपन जानते हैं कि समय बराबर यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर आप कह सकते हो दूरी बटा चाल। तो t1 आप कह सकते हो दूरी कितनी है d, और चाल कितनी है v गर्ल vg, एक समीकरण आया। इसी तरीके से t2 दूरी कितनी है d, और चल कौन रही है एक्सेलेटर, तो ve। तीसरा जब अपन फाइंड करेंगे t3, तो उसमें दूरी तो है d, लेकिन ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो अपन कह सकते हैं तेज़ी से चलेंगे, तो अपन इसमें कह सकते हैं कि vg प्लस ve। लेकिन अपन ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में कहीं पर भी d दिखाई नहीं दे रहा है और कहीं से vg और v दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इनको गायब करना अपना काम है। तो d अपॉन vg की जगह यहाँ से क्या रखोगे, देखो यहाँ से vg से अपन रख सकते हैं क्या, vg को थोड़ा सा ढंग से लिखो तो आप कह सकते हो d अपॉन t1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो d अपॉन t1, और इसी तरीके से वहाँ से लिख सकते हो d अपॉन t2। तो आप कह सकते हो ऊपर d आएगा, d नीचे कॉमन आ जाएगा, और फिर t1 t2 अपन एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे t1 प्लस t2 आ जाएगा। तो इसको सब सॉल्व करोगे तो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, और t1 इंटू t2 ऊपर चला जाएगा, और t1 प्लस t2 यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखने में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो एग्जाम में पूछा गया, कि जिसके अंदर खुद चले, एक्सीलेटर चले, दोनों चले, तो दोनों चलते हैं तो कम टाइम लगेगा, जिसका मान t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि स्थिर जल में किसी तरह की चाल 20 मीटर पर सेकंड है। तो ये कह सकते हैं कि जो चाल है वो मैन की है, और किसके सापेक्ष, नदी के सापेक्ष, यानी VMR आपको दे रखा है 20। नदी के जल की चाल यानी VR आपको दे रखा है कितना, 10। वह ठीक पूर्व की ओर बह रहा है, वह ठीक पूर्व की ओर बह रहा है, और ये दक्षिण किनारे पे खड़ा है। यानी जो नदी है ना वो पूर्व की ओर बह रही है, जो इंसान है वो दक्षिण किनारे पे खड़ा है। चलिए बना लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगी। ये वाला नदी है जो पूर्व की ओर बह रहा है, जो इंसान है यानी जो आदमी है वो कहाँ पे खड़ा है, दक्षिण किनारे पे खड़ा है। नदी को लघुत्तम पथ के अनुदिश पार करना चाहता है, वो चाहता है कि लघुत्तम पथ पे पार करे, यानी शॉर्टेस्ट पाथ पे कवर करे, तो उसको किसी एंगल पे तैरना चाहिए। तो अपन कहेंगे कि उसने तैरने की कोशिश ऐसे करेगा, जब तैरने की कोशिश ऐसे करेगा तो पानी का भाव भी उसको इधर लाने की कोशिश करेगा, तो उसके द्वारा तय किया गया जो ग्राउंड से दिखेगा वो ये पाथ दिखेगा। तो अपन कह सकते हैं ये सबसे इसका न्यूनतम पथ है, तो इसके लिए उसको ऐसे तैरना पड़ता है। तो ये थीटा आपसे पूछा है, तो इस ट्रायंगल को बाहर निकालें तो ये आपका कौन सा है, ये आपका जिससे तैरने की कोशिश की जाती है, जिसको अपन बोलते हैं VMR। और अपन कह सकते हैं ये वाली जो होता है, इस ट्रायंगल को अपन कंप्लीट करें तो ये होगा VR। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर जो होगा वो VR अपॉन VMR होगा। तो VR का मान अपन कहेंगे 10 है, तो VMR का मान 20 है, तो 1/2 है, तो थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री है। तो ये वाला आपका थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। कहाँ से आया थीटा का मान, अपन देखिए क्या पूछा है, तो उत्तर के सापेक्ष, देखिए उत्तर के सापेक्ष उसे किस कोण पे तैरना चाहिए। तो उत्तर तो भाई अपन कह सकते हैं, देखिए उत्तर तो ये है, दक्षिण ये है, तो अपन कह सकते हैं उत्तर, तो इस वाले से अपन कह सकते हैं इसको कितने पे तैरना चाहिए, 30 डिग्री पश्चिम की ओर तैरना चाहिए। तो 30 डिग्री पश्चिम की ओर तैरेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि तैराक को नदी पार करने में यूज आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे वाला क्वेश्चन क्या है? आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। किसी मीनार के शिखर से किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से ऊर्ध्वाधर अधोमुखी फेंका जाता है। यानी केस की बात करूँ मैं, केस इस तरीके से, ये कोई बिल्डिंग होगी, इस बिल्डिंग से किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ऊपर की तरफ फेंकेंगे, थोड़ी देर ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। तो इस केस में फेंका जाता है। कुछ समय के पश्चात यह धरती से 80 मीटर पर सेकंड की चाल से टकराता है। यानी ऐसे टकराने वाली स्पीड 80 मीटर पर सेकंड है और ऐसे फेंकने वाली चाल उसकी 20 मीटर पर सेकंड है। तब आपको पूछा है कि उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो अपन कह सकते हैं अपने को प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, ऊंचाई की बात करें तो तीसरी समीकरण अपने यहाँ पे लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर की मैं बात करूँ यहाँ पे तो वी स्क्वायर अपन कह सकते हैं कि 80 का होल स्क्वायर होगा। और प्रारंभिक की बात करें अपन देखिए, ये वैसे माइनस होगा बट माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो भी ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर वाला डेटा अपन ऐसे ही बिना सोचे समझे रखेंगे तो भी आंसर अपना सही आएगा, क्योंकि बाहर आके तो प्लस ही आएगा। यू देखिए, यू 20 है, प्लस का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस यहाँ पे जी का मान -10 लें तो एस का मान अपने को जो आएगा वो डायरेक्शन के साथ आएगा। तो चलिए ये कितना होगा, ये आपका 6400 होगा, ये आपका 400 होगा, ये आपका -20s होगा। तो अब जब इसको सोल्व करते हैं तो आप कह सकते हैं कि 20s माइनस का बराबर यहाँ पे कह सकते हैं कि 6000 होगा। तो एस का मान आप कह सकते हैं 0 से 0 कट गया, तो माइनस का यहाँ पे 300 है। माइनस का मतलब कह रहे हो कि ये जो है इस बिंदु से इस बिंदु तक विस्थापन ऋणात्मक है। तो अपन ऊंचाई निकालनी है तो अपन कह सकते हैं ऊंचाई तो यहाँ पे 300 मीटर होगी। तो ये क्वेश्चन आसान था, केवल और केवल समीकरण की सहायता से हो गया। तो ये आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में डाला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2020 का। तो ये 2020 का क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। किसी भवन के भूतल पर बैठा कोई व्यक्ति 1.5 मीटर ऊंचाई की किसी खिड़की से ये नोट करता है कि भवन की छत से गिराई गई कोई बॉल गेंद उस खिड़की को इतने में पार करती है, तो ये खिड़की के शीर्ष बिंदु पर थी, तब उसका वेग क्या होगा। तो इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा तो ऐसे अजीब सा लग रहा है, बट अपन सोचें कि कैसे हुआ, कैसे वो देखो। तो अपन कह सकते हैं कि भूतल पर बैठा व्यक्ति कोई 1.5 मीटर ऊंचाई की किसी खिड़की को नोट करता है कि भवन की छत से गिराई गई कोई भी बॉल है उस खिड़की को इतने सेकंड में पार कर लेती है। देखो ये खिड़की है, इसका जो ये इसकी लंबाई है वो 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, और इसमें लगा समय t बराबर 0.1 सेकेंड है। ठीक है, और पूछ रहे हैं कि इसका ये प्रारंभिक वेग क्या होगा। ठीक है, इसके अलावा जी का इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो अपने पास एस है, अपने पास टी है, अपने पास यू है, तो क्यों ना अपन एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, जिससे आंसर आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाली दिशा है तो उसको अपन माइनस लिखते हैं, तो अपन लिख देंगे -1.5 को लिख सकते हैं माइनस का 3/2। यू कितना है, यू तो फाइंड करना है। टी का मान अपन कहेंगे 0.1 है तो उसको 1/10 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 नीचे अपन कहेंगे -10 आएगा क्योंकि जी होता है, और टी का होल स्क्वायर आप कहोगे 1/10 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो अपना आंसर देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, -3/2 और यहाँ से कह सकते हैं u/10 आया। यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करने पे अपना उत्तर आ रहा है माइनस यहाँ से देखिए 100 आएगा, 100 से 10 कट जाएगा तो -1/20। जब इसको मैं सोल्व करता हूँ तो u/10 बराबर मेरा आंसर आ रहा है 1/20 और यहाँ पे ये प्लस का हो गया तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं माइनस का 3/2। यहाँ पे थोड़ा सा आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 20 आएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पे कितना आएगा आप कह सकते हो, देखिए ये आपका क्या होगा 10 × 3 -30 होगा। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे u का जो मान आएगा ना वो आएगा आपका 29 -/2 -29/2 को लिख सकते हो -14.5 क्योंकि 29 का आधा 14.5 होगा। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। माइनस बता रहा है कि उसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो ऐसा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 2 ये आपका सही उत्तर इस क्वेश्चन का होगा। तो इसमें थोड़ा सा सोचना था, बट इक्वेशन लगा देते हैं तो उसके बाद साइन के साथ रखते हैं तो आंसर आसानी से आ सकता है। आप इस क्वेश्चन को नीचे वाली दिशा धनात्मक मान के भी कर सकते हैं, तो धनात्मक मानेंगे तो यू का मान भी धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये देख रहे हैं अपन क्वेश्चन 2021 का। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए। विरामावस्था से t बराबर 0 से एक छोटा ब्लॉक चिकने न समतल से नीचे की ओर खिसकता है। यदि इस अंतराल
n-1 से n के बीच ब्लॉक के द्वारा चली गई दूरी Sn हो तो आपको Sn और Sn प्लस का अनुपात बताना है। देखिए अपन को Snth की बात यहाँ पे कर रहा है, तो Snth अपन जानते हैं u प्लस a/2 2n-1 होता है, ये फॉर्मूला अच्छे से जानते हैं। देखिए यहाँ से विरामावस्था से बात करी गई है तो u तो 0 हो गया, u 0 हो गया। अपन कह सकते हैं कि नत समतल का, वैसे अपन त्वरण जानते भी हैं कि कोई नत समतल थीटा पे हो तो उसका जो त्वरण है वो क्या होता है नीचे की ओर जी साइन थीटा, लेकिन ये तो दोनों के लिए सेम होगा, तो जी साइन थीटा दोनों के लिए सेम होगा। तो अपन कह सकते हैं कि Sn इसका रूप लिखें और दूसरा लिखें Sn+1। तो इसमें चेंज क्या आएगा, चेंज इतना सा आएगा। देखिए अपन कह सकते हैं ये होगा आपका जी साइन थीटा बटा 2 और यहाँ पे 2n-1 और यहाँ पे कह सकते हैं दूसरा भी होगा जी साइन थीटा बटा 2 और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस जरूर आएगा क्योंकि इसमें n की जगह n+1 रखना है तो n+1 रख दिया -1, ये तो कट गया। यहाँ पे कह सकते हैं थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं 2n-1 अपॉन 2n+2 -1। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2n-1 बटा 2n+1। तो ऐसा ऑप्शन अपने को देखने को मिल रहा है 2n-1 अपॉन 2n+1, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। चलिए इस तरीके से अपन ने क्या करा कि अभी तक 2005 से लेकर 2021 तक के सारे वो क्वेश्चन करे जो एक विमीय गति से अपन रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इससे आपको मदद मिलेगी कि भाई पिछले सालों में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या अपन जो तैयारी कर रहे हैं क्या वो सही तैयारी है या अपने को इससे अलग या इससे ज़्यादा लेवल पढ़ने की ज़रूरत है। तो इससे अपने को ये मदद मिलता है और फिर ये भी मदद मिलता है कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आते हैं, किस टाइप के आते हैं। तो ये आपको पिछले सालों के क्वेश्चन करने से मदद मिलेगी। और नीट की तैयारी अपन कर रहे हैं या आप कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे, क्योंकि आपको ये भी पता नहीं होगा कि एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि ओवरऑल जो आपका परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपका वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।